इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। जी साथियों, कल हमने एक बहुत डिटेल्ड प्रेस वार्ता की थी कि किस तरह भगोड़े देश का पैसा लेके, बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं। उसी को आज हम और अधिक साक्ष्य और अधिक उसके आरटीआईज के रेस्पॉन्सेज हैं और अधिक एविडेंसेस लेके आए हैं और कुछ सवाल सरकार के सामने रखना चाहेंगे। शहंशाह ने वादा किया था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, और शहंशाह ने दे दिया $5 ट्रिलियन का धोखा। बैंकों में पिछले 7.5 साल में $5 ट्रिलियन से ज़्यादा का धोखा हुआ है। और ध्यान रहे, ये मैं नहीं कह रहा, एक आरटीआई रेस्पॉन्स में ये पता लगा कि ये धोखेबाज और धोखे वाले लोग हैं। इनसे रिकवरी 2020-21 में 0.7% हुई, मतलब 5.35 ट्रिलियन अर्थात 5,35,000 करोड़ का पिछले 7.5 साल में बैंकों से धोखा हुआ। और कौन है वो धोखेबाज, उनकी नाम भी गिनाऊंगा आपको। और ये लिस्ट ऐसे बढ़ रही है जैसे, मतलब जो कोरोना का संक्रमण जिस तरह बढ़ा था सेकेंड वेव में, वैसे इन धोखेबाजों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। $5 ट्रिलियन का किया था वादा और दे दिया देश को $5 ट्रिलियन का धोखा। एवरेज पिछले 7.5 साल में प्रतिदिन बैंकों का धोखे में रकम जो डूबी है वो 195.5 करोड़, 195.5 crore rupees is the average loss to the banking industry due to the frauds committed। मतलब अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जब ख़त्म करेंगे तो आज 195.5 करोड़ का धोखा बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ फिर एक और हो जाएगा। ये एवरेज है। एज पर आरटीआई रेस्पॉन्स, इन धोखेबाजों से 2020-21 में जो रिकवरी हुई है वो 0.7%, 0.7%। और मॉडल क्या बना है? ईज ऑफ लूटिंग बैंकिंग इंडस्ट्री। मॉडल बना है ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स। मॉडल बना है लूट एंड एस्केप, लूटो और भागो। बैंकों का पैसा लूटो और भाग जाओ। और सुदूर विदेशी लोकेशंस पर, समुद्री तटों पर उनकी फोटोएं देखने को मिलती है जो देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं। अभी देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ 22,482 करोड़ रुपए का, देश के इतिहास का। आज तक पिछले 75 साल में कई रिकॉर्ड बनाए। पिछले 7.5 साल में मोदी जी ने देश को सबसे बुरी बेरोजगारी दी, देश की जो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 12 साल के सर्वोच्च स्तर पे पहुंचाया, रुपये को डॉलर के मुकाबले एशिया की सबसे निम्नतम करेंसी घोषित करवाया। और अब बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा जो अभी हुआ उसमें 22,842 करोड़, 22,842 करोड़ रुपी इज द fraud committed by a company named as ABG Shipyard। ये शिपयार्ड वाले क्या कर रहे थे उसका ब्यौरा आज लेके आया हूं। इन्होंने 22,842 करोड़ का धोखा किया बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ। और 5 साल तक सरकार ने क्या किया आपको पता है? ये धोखा आज समाचार पत्रों में आज बाहर आ रहा है, पर सरकार को इसकी जानकारी 2017 में ही थी और उसके भी साक्ष्य हैं हमारे पास। 5 साल तक सरकार खेलती रही ऑफिस फाइल। कभी वहाँ उस ऑफिस में फाइल भेजती, कभी एसबीआई सीबीआई को फाइल भेजते, कभी सीबीआई से फाइल वापस एसबीआई में आती। और वो 5 साल तक आराम से धोखेबाज घूमते रहे। और अभी कहाँ हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। मोदी गवर्नमेंट की एक ही स्कीम है अपने दोस्तों के लिए,
ईज ऑफ डूइंग फ्रॉड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। और ये लिस्ट में कौन कौन है? सर्वप्रथम छोटा मोदी, दूसरे हमारे मेहुल भाई, तीसरे अमी मोदी, चौथे निशाल मोदी, पांचवें ललित मोदी, छठे विजय माल्या, सातवें जतिन मैथा, आठवें चेतन संदेशरा, नब्बे नितिन संदेशरा, और अभी 10वां नाम एक इनका जुड़ा है जिनका नाम है ऋषि अग्रवाल। ये ऋषि अग्रवाल इनसे 9 लोगों से थोड़ा आगे निकले हैं, 9 लोगों से, क्योंकि इन्होंने देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया। टोटल जो फ्रॉड हुए पिछले 7 सालों में वो मैंने आपको बताया, पर मैं अब आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। 1 अगस्त 2017 को, मतलब आज से 5 वर्ष पूर्व, लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है एबीजी शिपयार्ड का, और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल होता है अहमदाबाद की बेंच में। 5 साल पहले की बात है। 15 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करती है और कहती है कि ये एबीजी शिपयार्ड की जांच हो, ये ऋषि अग्रवाल देश छोड़ के भाग जाएगा, इससे रिकवरी हो। आज से 4 साल पुरानी बात है। 19 जून 2019 को बैंकिंग इंडस्ट्री जो उनके लोन देने वाले बैंक है, वो कह देते हैं ये एबीजी शिपयार्ड है, ये फ्रॉड है। कब कहा? 2019 को। 17 में एनसीएलटी, 18 में कांग्रेस पार्टी ने चेताया, 19 में बैंकों ने कह दिया कि ये फ्रॉड आदमी है और ये फ्रॉड किया है इसने बैंकों के साथ। 8 नवंबर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिटन कंप्लेन देती है सीबीआई को कि इसके खिलाफ एफआईआर दायर की जाए। कब करी? 8 नवंबर 2019 को। सारे की कॉपीज भी आपको दे सकता हूं मैं और मुहैया कराऊंगा मैं। डिस्पाइट इस लेटर के बावजूद सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एसबीआई ने कहा 2019 8 नवंबर को कि आप इस पे एफआईआर दर्ज करो, पर एसबीआई के सीबीआई खेलते रहे ऑफिस फाइल। फिर 25 अगस्त 2020 को, आज से 2 साल पहले, एसबीआई ने फिर एक कंप्लेन लॉन्च करी सीबीआई में कि आप इस पे एफआईआर डालिए, ये नहीं तो भाग जाएगा ये पैसा लेके देश का। सीबीआई फिर भी खामोश, बिजी होगी, क्योंकि उस समय जो इलेक्शन चल रहे होंगे तो मान लो विपक्षी दलों के नेताओं पे छापे मारने, इन पे तो मारने नहीं है, इनको तो सेफ रूट देना है ताकि ये विदेशी सुदूर इलाकों में बस जाए जाके। 25 अगस्त की जो 2020 की सेकंड कंप्लेन भी जो सीबीआई को दी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 7 फरवरी 2022, मतलब आज से 7 दिन पहले, आज 14 तारीख है, 7 दिन पहले सीबीआई 5 साल के डिले के बाद में एबीजी शिपयार्ड और ऋषि अग्रवाल पे चीटिंग फ्रॉड का केस दायर करती है, एफआईआर लिखती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इसमें 2-3 बातें और बताऊंगा, फिर हम आप सरकार से सवाल पूछेंगे। पहली बात तो ये एबीजी शिपयार्ड वही कंपनी है जिसको नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 1400 स्क्वायर मीटर की जो ज़मीन थी वो 700 स्क्वायर मीटर में दी 2007 में, और 1 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन 2007 को एबीजी शिपयार्ड को 1400 की जगह 700 में दी। ये भी सवाल मैंने नहीं पूछा, C&AG ने इस पे क्वेश्चन उठाया कि मोदी जी आपने 1400 स्क्वायर मीटर की ज़मीन अपने मित्रों को 700 स्क्वायर मीटर में, और वो भी 1 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर क्यों दी? ध्यान रहे, उसके बाद भी ये कहानी यही नहीं ख़त्म हुई। 2015 में गुजरात के दहेज में इसी कंपनी को 50 हेक्टेयर लैंड भी गुजरात सरकार द्वारा दी गई 2015 में। अब जब देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड देश के सामने आ चुका है, जब सीबीआई ने 5 साल बाद एफआईआर लिख दी, जब एसबीआई की 2 कंप्लेन के बाद भी सीबीआई 2 साल तक एफआईआर नहीं लिखी पर अब लिख चुकी है, प्रधानमंत्री जी
वित्त मंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप देश को ये क्यों नहीं बताते कि ये 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड कैसे हुआ? क्योंकि ये छोटी रकम नहीं है आदरणीय साथियों। प्रतिदिन देश में फ्रॉड हुआ 195 करोड़ रुपए का, और प्रतिदिन मनरेगा का खर्चा है ना, वो भी इतना ही है। मतलब अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो हमारा मनरेगा का बजट हम डबल कर सकते हैं, और डबल से भी ज़्यादा कई सालों में। तो प्रतिदिन, क्योंकि 73,000 करोड़ का इस वर्ष का मनरेगा का बजट है, तो प्रतिदिन मनरेगा का देश का बजट है 200 करोड़ रुपया, और प्रतिदिन 195.5 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। तो हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैठी हुई है, कंजम्पशन बैठा हुआ है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। 100 दिन के रोजगार की जगह लोगों को 25, 30, 35 दिन का रोजगार मिल रहा है। अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो लोगों को 35 की जगह 70, 30 की जगह 60 दिनों का रोजगार मिल रहा होता, मनरेगा का बजट हमारा डबल हो गया होता। तो पहला सवाल तो हमारा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप देश के सबसे बड़े बैंकिंग के धोखे पर चुप्पी क्यों साधे रखे हो? देश को क्यों नहीं बताते कि ये फ्रॉड आपके नाक के नीचे कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे? दूसरा सवाल, अभी तक ऋषि अग्रवाल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वाई ऋषि अग्रवाल इज नॉट अरेस्टेड टिल डेट? नंबर 3, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि वो कोई विदेशी लोकेशन पे ऑलरेडी जा चुका है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ऋषि अग्रवाल की सिटीजनशिप किस देश की है? देश को बताइए आप। और उसने कब, अगर वो इस देश का सिटीजन नहीं है तो कब उसने सिटीजनशिप चेंज करी? क्योंकि पिछले 5 साल से तो उसकी कंपनी का केस NCLT में चल रहा था। 4 साल पहले कांग्रेस ने आपको चेताया कि ये भगोड़ा देश के लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा। मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति अगर 1 रुपया 1 मिनट भी डिले कर देता है टैक्स फाइलिंग का तो उसको नोटिस आ जाता है। एक सैलरीड क्लास व्यक्ति अगर 1 रुपया भी कम टैक्स का पेमेंट करता है तो उसको नोटिस आ जाता है। हम पैसा पे करते हैं और ये पैसा भगोड़े ले लेके उड़ जाते हैं देश के बाहर। 22,842 करोड़ रुपया हमारा पैसा, आपका पैसा, हम सबका पैसा भगोड़े लेके उड़ गए। चौथा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? What रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग इन द एंटायर केस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा, जबकि 5 साल पहले NCLT में केस दायर हो चुका था? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी ने हाथ बांध रखे हैं? क्या अभी तक वो पुराने नोटों की गिनती में व्यस्त है? क्या वो नए नोटों की नोटबंदी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? उनका टाइम पास कैसे हो रहा है जब उनकी नाक के नीचे बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? 5वां सवाल, कि जब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने 4 साल पहले सरकार को चेताया कि ये भगोड़े देश का पैसा लेके भाग जाएगा, ये ABG शिपयार्ड को रोको, ये देश की सबसे बड़ी लूट का एक मॉडल बन जाएगा, 4 साल तक सरकार ने उसकी, हमारी डिमांड की अनदेखी क्यों की? क्या कोई इंटरनल रिश्ता था आपका ABG शिपयार्ड से? क्या आपका कोई उनसे सांठगांठ थी? क्या आपने उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी? 6ठा सवाल, SBI के चेताने के बावजूद, CBI को 2 लेटर देने के बावजूद, पहले लेटर को दिए 3 साल हो गए, दूसरे कंप्लेंट को फाइल किए 2 साल हो गए, आपने FIR तक दर्ज क्यों नहीं करी? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। 7वां सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि वाई डिड CBI नॉट लॉन्च FIR फॉर 1.5 ईयर आफ्टर द सेकेंड कंप्लेंट? क्या ये सरकार का कॉम्प्लिसिटी, कॉल्यूजन और कनाइवेंस दिखाता है भगोड़ों के साथ में? क्या ये सरकार की सांठगांठ, सरकार की इच्छा से ये सब हो रहा है? इन 7 सवालों का जवाब वित्त मंत्री जी को छोड़ दीजिए, उनको ना तो इतनी समझ है, ना उनको अधिकार होगा इन चीज़ों का जवाब देने का। पर क्या प्रधानमंत्री जी आप बताएंगे कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग धोखा आपकी नाक के नीचे क्यों हुआ? क्यों कांग्रेस पार्टी के 4 साल पूर्व चेताने के बावजूद वो व्यक्ति बैंकों का पैसा लेके भाग गया? क्यों हमारे मनरेगा के बजट के बराबर प्रतिदिन
बैंकों का फ्रॉड हो रहा है। आपने वादा किया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का और दे दिया $5 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड देश के लोगों को। प्रतिदिन 195.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड देश के लोग, और ये कौन भुगत रहे हैं? आप और मैं भुगत रहे हैं, क्योंकि हम तो जीएसटी देते हैं, तेल पे भी देते हैं, साबुन पे भी देते हैं, पेन पे भी देते हैं। हम तो टैक्स भरते हैं। 3 लाख रुपए सालाना इनकम है तो भी देते हैं, 3.25 लाख है तो भी देते हैं। पर ये हम जो पैसा नियमित सरकार को देते हैं वो सरकार के भगोड़े लेके भाग जाते हैं। तो ना तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप पैसा लगाते हो, हमारा पैसा, मिडिल क्लास का पैसा, लोअर इनकम ग्रुप का पैसा भगोड़े देश से लेके भाग रहे हैं। तो ये लूट एंड एस्केप मॉडल, ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड मॉडल, इसके जनक आप सब लोग हैं। इस मॉडल से देश को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपने चुप्पी क्यों साध रखी? तो देखिए 195.5 करोड़ बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ इतने 195.5 करोड़ का धोखा प्रतिदिन हो रहा है। प्रतिदिन हमारा मनरेगा का बजट है 200 करोड़ रुपए, जितना हम मनरेगा पे खर्च करते हैं उतना ही पैसा हमारे ये लूटने वाले फ्रॉडस्टर्स हमारे बैंकों का पैसा लेके भाग जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि जो बैंक इंडस्ट्री का फ्रॉड पहले इससे 10% पर था, वो 2014 से लेके अब तक 5.35 ट्रिलियन मतलब 5,35,000 करोड़ का हुआ। क्यों ऐसा हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटर आप इग्नोर कर रहे हो, सीबीआई उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करा रही, 3-3 साल तक, 2-2 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही। क्यों ऐसा हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है उसके 4 साल तक आप कोई एक्शन नहीं ले रहे? क्यों ऐसा हुआ कि जब एनसीएलटी ने केस दर्ज किया लिक्विडेशन का, 5 साल तक आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, आपने एक नए पैसे की रिकवरी नहीं की? इन चीज़ों का कारण प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। और ये संयोग है या प्रयोग है कि ये वही कंपनी है जिसको प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 1,21,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो रेट थी उससे आधी रेट में दी, और C&AG ने इस पे ऑडिट ऑब्जेक्शन उठाया। क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दहेज गुजरात में 50 हेक्टेयर ज़मीन इस कंपनी को दी? क्यों दी? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्यों ये लिस्ट बढ़ती जा रही है? छोटे में मोदी से चालू हुए, हमारे मेहुल भाई पर आए, अमी मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी, चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा, माल्या, जतिन मेहता और ये एक नए ऋषि अग्रवाल, ये सब क्यों प्रधानमंत्री जी से इनके निजी ताल्लुकात हैं? क्यों ये फ्रॉडस्टर्स, वो फ्रॉडस्टर्स, बड़े फ्रॉडस्टर्स वही हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री जी की फ़ोटोज़ हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री जी के पुराने रिश्ते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी दीजिए, बाहर आके अपनी चुप्पी तोड़िए। ये मध्यम आय वर्गीय लोगों का पैसा है जो उन्होंने अपना डीए नहीं लेके आपको दिया था ताकि आप उससे अस्पताल बनाएं, और आपने जो उन लोगों का जो उनका डीए जो मार के जो पैसा इकट्ठा किया ना, वो फ्रॉडस्टर्स लेके भाग गए। जो आप और मैं अगर ये पानी की एक बोतल भी खरीदते हैं ना तो इस पे जीएसटी देते हैं, हम जीएसटी देते हैं और ये फ्रॉडस्टर्स हमारा जीएसटी लेके भाग जाते हैं। जो मनरेगा का पैसा मिलना चाहिए था उतना के उतना इन भगोड़े और धोखेबाज हमारा देश का पैसा लेके भाग गए। क्यों? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। जी भी पूछिए। कौन? अच्छा, देखिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मुद्दों पे बात करते हैं। हम यहाँ पे आज जो पुलवामा के हमला हुआ उसके आज कई हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद भी हुए, हम उनको नमन करते हैं। पर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आज क्यों है? सवाल महत्वपूर्ण ये है कि 75 साल का सबसे बुरा बैंकिंग फ्रॉड आज क्यों है?
सवाल आज ये है कि आप और मैं, हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई की नौकरी क्यों नहीं लग रही, हमारे पिताजी की जो सैलरी है वो आधी क्यों रह गई है, हमारी स्वयं की सैलरी है वो 4-4 महीने से लेट क्यों मिल रही है। महत्वपूर्ण सवाल ये है। बाकी हम जो लोग शहीद हुए उनका नमन करते हैं। कई सवाल हैं उसमें, कई सवालों का जवाब सरकार ने नहीं दिया अभी तक, पर आज मुख्य मुद्दा है लोगों के विकास का मुद्दा। हम ऐसी बातें करके और अभी इन चीज़ों में आज पैसा देश का लेके भगोड़े भाग रहे हैं, हमें उनसे पैसा देश का वसूलना है। आपका और मेरा टैक्स का पैसा, हम एक जोड़ी कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं, और हमारे एक जोड़ी कपड़ा नहीं खरीदने के कारण जो पैसा बच रहा है वो भगोड़े 22,842 करोड़ रुपए लेके चले गए। तो मुख्य मुद्दे ये हैं जो राव साहब ने बोला है वो जाने, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, पर मैं पुलवामा में भारत माँ की जो वीर शहीद हुए उनका नमन करता हूँ। पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर भारत सरकार ने आज तक नहीं दिया है। I am telling you that there are many questions which were not answered, but prominent questions today in 2022 14th February is that Shahenshah's promise was to make $5 trillion economy, and he gave us 5 trillion rupees of bank frauds. Prominent question today is that average fraud in last 7.5 years is 195.5 crore rupees per day. Prominent question today is that the recovery from these frauds in 2021 is 0.7%. तो हमारा पैसा लोग लूट के भाग रहे हैं, तो इन चीज़ों का हम आज महत्वपूर्ण सवाल ये है। हमारा मुद्दा हिजाब का नहीं, जॉब का है। हम हिजाब नहीं, जॉब की बात करते हैं। हम बात करते हैं महिलाओं के आत्मसम्मान की, हम बात करते हैं महिलाओं को स्वतंत्रता की, उनके पहनावों को ऊपर से निर्देशित करने की बात हम नहीं सोचते। हमारा मुद्दा है महंगाई का, हमारा मुद्दा है जॉब का। आज उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड की भी सारी 70 सीटों में चुनाव हो रहा है, गोवा की भी सीटों में चुनाव हो रहा है, और जैसी जैसी रिपोर्ट्स आ रही है और जिस तरह से मतदान हो रहा है उत्तराखंड में, मैं बहुत ही एनकरेजिंग रिपोर्ट्स आ रही है हमारी पार्टी के लिए। बतौर अर्थशास्त्री मैं ये कहना चाहता हूँ, आप और मैं टैक्स भरते जाएंगे और ये एनपीए राइट ऑफ और फ्रॉड करवाते जाएंगे। यही इकोनॉमिक मॉडल है। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ कि भारत सरकार जो करों से जितना पैसा इकट्ठा करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, और ये इस बजट से मैंने निकाला था, जितना पैसा भारत सरकार टैक्सेशन से इकट्ठा करती है उसका 55% सिर्फ ब्याज देने में चला जाता है। मतलब ब्याज दे देती 55% का। जितना टोटल जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स से मान लो 100 रुपये इकट्ठा हुआ तो 55 रुपया तो सिर्फ ब्याज में चले जाता है। अगर आपकी और मेरी और किसी कंपनी की ऐसी हालत हो जाए ना तो उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ता है। कारण क्या? क्योंकि सरकार जो हमसे पैसा लेती है एक्साइज ड्यूटी के रूप में पेट्रोल और डीजल पे, जो हमसे पैसा लूट रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जैसे ही ये 7 चरणों का चुनाव होगा, पेट्रोल डीजल के भाव 5 से 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ने वाले हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो जो हमसे पैसा लूटा जाता है वो पैसा बैंक या तो राइट ऑफ कर देते हैं, या बैंक एनपीए हो जाते हैं, या ऐसे फ्रॉडस्टर्स लेके भाग जाते हैं। क्या मुझे आप बताइए, क्या आपने 1 रुपये का भी होम लोन फ्रॉड सुना? क्या आपने ऐसा सुना कि मिडिल क्लास ने 1 रुपये का फ्रॉड कर दिया हो? अगर वो एक दिन भी ईएमआई देने में देरी कर देता है तो बैंक वाले उसका फ़ोन कर करके उसके घर स्वयं पहुंच जाते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं। वो अपने मतलब खाने पीने की ज़रूरतों को कम करके पैसा बैंक को देता है, और ये लोग हमारे बजट का, मनरेगा के बजट का 32% तो एक ऋषि अग्रवाल जैसा धोखेबाज पैसा लेके चले गया।
32% देश के मनरेगा का बजट एक फ्रॉडेस्टर लेके भाग गया। अगर हम ये सब छोटे मोदी, हमारे मेहुल भाई, अमी मोदी, इनको सबको जोड़ दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका और मेरा इनकम टैक्स जीरो हो जाए। इतना इन्होंने फ्रॉड किया है, इतना इन्होंने बैंकों को एनपीए दिया है। अगर नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, जतिन मेहता, माल्या और हमारे मेहुल भाई, इन सबको जोड़ दें तो आपका और मेरा इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स नील कर सकते हैं। पर इनकी प्रायोरिटीज़ अलग है। इनकी प्रायोरिटी ये है जो हमारा पैसा टैक्स से आ रहा है वो उनको दे दो, और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए सरकार को खर्चा चाहिए उसके लिए लोन ले लो। आज स्थिति ये है कि जो प्रति व्यक्ति, हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति पे कर्ज 2014 में 42,000 करोड़ था, वो आज 42,000 रुपये था, वो आज 1 लाख रुपये हो गया। मतलब आपके ऊपर कर्ज 42,000 रुपये था 2014 में, मेरे ऊपर कर्ज 42,000 रुपये था 2014 में, आज आपके और मेरे ऊपर 1 लाख रुपये कर दिया इन्होंने। इन चीज़ों का सवाल देना मोदी सरकार को पड़ेगा। और रही बात ये कब तक चुप भी रखेंगे, हम सवाल पूछेंगे। आप लोग भी प्रमुखता से इसको जब अपने चैनल पे या समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे, जवाब तो इन चीज़ों का उन्हें देना पड़ेगा। देखिए, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सब लोग स्वतंत्र है अपनी कोशिशें करने के लिए, पर हम कई बार उन्हें पहले भी हमें कहा कि आप लाइक माइंडेड पार्टीज़ का एक एसोसिएशन बनाइए। कई बार वो हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी मिलने आई, हमने उनका स्वागत भी किया। पर क्या है, हर 1 महीने में वो अपना स्टैंड चेंज कर देती है। कभी वो हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टीज़ का एसोसिएशन बनाती है, फिर वो गोवा में जाके कुछ बोल देती है, फिर गोवा चुनाव से पहले ही उनको पता लग गया कि गोवा में कुछ नहीं होने वाला है, तो उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे दिया। हम तो उनका आदर आज भी करते थे, पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे, पर वो अपने वोटर्स को और अपने पार्टी के लोगों को ये बता दें कि उनका स्टैंड क्या है। हम तो पहले भी उनको कहते थे आइए आप हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टीज़ की जब हम बैठक करते हैं उनको भी बुलाते हैं। कई बार वो आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, कई बार वो हमको गाली दे देते हैं, कई बार वो मोदी जी को दे देते हैं। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज की तरह उनका बिहेवियर जिस तरह वॉलेटाइल है ना, इस वॉलेटिलिटी को वो स्टैग्नेंट करें और फिर बात करें। देखिए, हमने तो उन्हें उस समय भी कहा था कि आप जांच करवाइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो क्यों गृह मंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करवाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। क्या उस, हम तो पहले भी कह रहे थे जांच करवाइए, क्या उस 20-25 दिन पहले की घटना का क्या आपके पास जांच की कोई रिपोर्ट आई क्या? समस्या ये है कि प्रधानमंत्री जी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भाषण देते हैं तो 6 लॉगिन मिलते हैं, 6। समस्या ये है कि और मैं नहीं कह रहा, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, और जब 6 लोग इस लाइव देख रहे थे तो उन्होंने लाइव वो नंबर दिखाना बंद कर दिया। समस्या ये है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब गए तो उस समय 500 लोग ही थे, तो अब इसमें चन्नी जी या सिद्धू जी या कांग्रेस पार्टी क्या करें? अब 500 बंदे ही आए उनको सुनने, तो हम क्या करें? जब उनको वर्चुअल रैली में सिर्फ 6 लोग ही सुनने आ रहे हैं, तो मैं और आप क्या करें? प्रधानमंत्री जी हम क्या करें, आप बताइए ना। और रही बात सुरक्षा की, हमने तो कहा आप जांच करवाइए। मुझे लगता है आपकी कमेटी कोई जांच कर रही होगी। क्यों गृह मंत्रालय, क्यों आप प्रधानमंत्री का कार्यालय आपकी सुरक्षा का ध्यान नहीं देते? क्योंकि एसपीजी तो सिर्फ सीधा आपको रिपोर्ट करती है। तो इस तरह की बातें ना करें, बात ये करें कि आपने पिछले 7.5 साल में लोगों के जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव डाला, आपने अपने वादों में आप क्या क्या करने में कामयाब रहे। मैं तो हमेशा, मैं पिछले 1-1.5 महीने से उत्तराखंड था, मैं रोज़ उनसे पूछता था कि 5 साल की एक उपलब्धि बस, नो नाइदर मोर नॉर लेस,
और कई बार तो आप लोगों ने वहाँ पे उनसे पूछा, नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि 7.5 साल के गवर्नेंस के मुद्दे पे बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, विभाजन की नहीं, परफॉर्मेंस की बात कीजिए, पोलराइजेशन की नहीं, डेवलपमेंट की बात कीजिए, डिवीज़न की नहीं। देखिए मैं मेरे को इस पूरी घटना के बारे में ज्ञान नहीं है, पर अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई दिक्कत आ रही और 10-15 मिनट आधा घंटा हमको वेट करना पड़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री है वो उड़े, वो पंजाब में जाके उड़ के बता के आए, 400-500 लोग जो उनको सुनने आए उनको सुनाए वो जाके। हम नहीं चाहते कि उनके 400-500 लोग भी चले जाएं, अच्छा नहीं लगता, देश के प्रधानमंत्री है, अगर थोड़ा लेट हो गया और वो 500 में से 40 ही रह गए, अच्छा नहीं लगता। जैसा वर्चुअल मीटिंग में दिखता है कि सिर्फ 6 लोग लॉग इन है उनको सुनने के लिए, अच्छा नहीं लगता है ना। हमारे भी तो प्रधानमंत्री आपके भी हैं, तो अगर उनको जल्दी उड़ने से उनके 400-500 लोग सुनने वाले इंटैक्ट रहते हैं तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आधा घंटा वेट कर लेंगे। जी इस बारे में जब तक कोई ठोस मुझे जानकारी, मैंने पढ़ा जो आपने सवाल पूछा, मेरे भी संज्ञान में है, पर जब तक कोई ठोस कागज़ मेरे सामने ना हो मैं इस बारे में टिप्पणी करने से बचूंगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 1-2-3-4 राज्यों के आपको उदाहरण दे दूँ। उत्तराखंड में हमने बात की 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान की। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बात कही, और एग्जिट पोल के पहले ही उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का वीडियो मेरे पास है, आपने भी देखा होगा, बोले बीजेपी तो गई, कहाँ गई मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ये बोला बीजेपी तो गई, और उनका और फ्लो ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो ये स्टॉक मार्केट्स में जब कहते हैं शेयर तो गया तो नीचे ही मानते हैं, तो उत्तराखंड में ये हो रहा है। पंजाब में आपको मैं पुनः बताना चाहता हूँ, जैसा आपने भी सवाल पूछा, अब बंदे ही नहीं आ रहे सुनने प्रधानमंत्री को, तो आप और मैं क्या करेंगे। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ रही है कि नहीं, आप एक बार क्योंकि आप सब वरिष्ठ लोग हैं, आपके सबके ब्यूरो है वहाँ पे, पता लगाइए कि बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ रही है क्या। मुझे नहीं लगता। वहाँ पे गोवा में स्वयं वहाँ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके गवर्नर रहे हुए बोलते हैं कि गोवा गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है इस सनलाइट में, इस सृष्टि पर, उसमें सब में करप्शन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सत्यपाल मलिक जी की स्टेटमेंट है। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश गए तो क्या आपने उनको पिछले 2.5 महीने में कोई भी एक उत्तर प्रदेश की स्कीम के बारे में बोलते सुना। क्या बोलते हैं वो? गाली गलौज करते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। 85-15, 80-20, हम 100 की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये चीज़ों से यंग जो युवा वोटर्स हैं वो अब ऊब चुके हैं, वो अब अपनी जॉब्स पर, अपनी फ्यूचर पर वोट देने जा रहे हैं। और मैं आपको पुनः कहता हूँ, ऐसे नतीजे आने की मुझे अंदाज़ा है कि भारतीय जनता पार्टी स्तब्ध रह जाएगी और कई चीज़ों में हम लोगों को छूट मिलेगी। एक हिमाचल में जमानत जब्त होने के बाद पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो गए, ये 5 राज्यों से नमस्ते हो जाएगा। कांग्रेस पंजाब में तो ही 4 राज्यों से नमस्ते हो जाएगा। उसके बाद ऐसे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे जो कि आपके और मेरे जीवन को ईज़ ऑफ फ्रॉड नहीं होगा, ईज़ ऑफ लिविंग होगा। ईज़ ऑफ कमिटिंग फ्रॉड नहीं होगा, ईज़ ऑफ मिडिल क्लास लिविंग होगा, ईज़ ऑफ फार्मर्स इनकम होगा, ईज़ ऑफ विमेन एम्पावरमेंट होगा, जो पिछले 7.5 साल से नजर आ रहा है। जी सर, आप कुछ
सिद्धू जी ने 57 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर व्यक्तिगत रूप से एड्रेस किया। अब मैं आपको बताऊं, इलेक्शन में, क्योंकि मैं भी 1-1.5 महीने था, आप 2-1 रैली संबोधित करते गला बैठ जाता है सर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका गला पूरा बैठ जाता है। आप दो रैली भी ठीक ढंग से संबोधित कर देते। तो 57 रैलीज वो संबोधित कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट 57 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये कहना, कई कारण होते हैं, व्यक्ति का गले में भी दिक्कत हो सकती है। आप उन चीज़ों को, सिर्फ ये कि सिद्धू जी नहीं बोल रहे, अरे उनको नहीं बोलना होता तो वो आते ही नहीं ना। वो वहाँ बैठे, उन्होंने कहा मेरा ठीक नहीं है गला। उन्होंने 57 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिविजुअली जाके जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कैंपेनिंग करी है। वो सारी चीज़ें भी तो इतनी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने मुख्यमंत्री फेस अनाउंस होने के बाद भी 6 रैलीज को इंडिपेंडेंटली संबोधित किया। नहीं, मैंने कहा क्योंकि वो जो आप दिन बता रहे हैं वो मुख्यमंत्री का फेस अनाउंसमेंट के 5 दिन बाद की घटना है। तो उन 4 दिन में उन्होंने 6 से 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।